नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको संविधान की बातें बताएंगे, संविधान के विषय में पढ़ेंगे। तो भारत के संविधान को आज हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम संविधान को कहाँ से शुरू करें, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत के संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन अगर उनकी काउंटिंग की जाए तो वो 26 है। तो हम किसी एक भाग को लेकर के पढ़ेंगे और उस भाग को लेकर के पढ़ेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या करता हो, क्लियर करता हो। तो हम आज जो है भारत के संविधान में भाग 5 के विषय में पढ़ेंगे, सेक्शन 5। तो भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक ये भाग 5 में है। तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान को भाग में बांटा गया है और भागों को भी अनुच्छेद या आर्टिकल्स में बांटा गया है। तो अनुच्छेद को ही हम क्या कहते हैं, आर्टिकल। और अब आगे बात करें भाग 5 में क्या है। तो जो भाग 5 का जो सब्जेक्ट है वो है केंद्र सरकार या सेंटर गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार के तहत क्या क्या अंग है। तो कोई भी सरकार बनेगी तो याद रखिएगा कि सरकार के 3 भाग होते हैं। सरकार के 3 भाग होते हैं। तो नंबर 1 जो होता है वो होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दूसरा जो होता है व्यवस्थापिका या विधायिका। व्यवस्थापिका होती है या उसको हम विधायिका भी कहते हैं, क्योंकि वो विधि का निर्माण करती है, तो इसीलिए उसे विधायिका कहा जाता है। तो विधायिका को लेजिस्लेटिव भी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, जो भी आप कहना चाहें। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। और तीसरी है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को जुडिशरी कहा जाता है, जुडिशरी कहा जाता है। और अब ध्यान देने वाली बात है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि भाग 5 में हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे, भाग 6 में हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे और भाग 8 में हम केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सरकार चाहे केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार हो या स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत गठित की गई सरकार हो, तो सरकार के 3 अंग होंगे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार का जो पहला पार्ट है कार्यपालिका, वो कहाँ से कहाँ तक है। तो कार्यपालिका जो है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक है। इसका मतलब आर्टिकल 78 में कार्यपालिका समाप्त हो जाती है। और अब व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका जो है आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 123 तक है। तो आर्टिकल 123 तक जो है वो व्यवस्थापिका, विधायिका या लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव है। अब आगे बात करें न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 148 तक है, आर्टिकल 148 तक है। और अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि केंद्र सरकार जब आर्टिकल 151 तक है तो 148 के बाद के आर्टिकल में क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा आर्टिकल 147 है, मैंने 148 कह दिया लेकिन 147 है। न्यायपालिका आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक है। और अब आगे के आर्टिकल 151 तक की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 148 से लेकर के, जी हाँ, आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसे कैग कहा जाता है, जो केंद्र सरकार का एक कर्मचारी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसके पद का विस्तार में वर्णन इन अनुच्छेदों में किया गया, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक।
तो तब हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, कार्यपालिका 52 से लेकर के 78 तक, व्यवस्थापिका या विधायिका जो है 79 से लेकर के 123 तक, और न्यायपालिका 124 से लेकर के, क्योंकि आर्टिकल 124 में ही सुप्रीम कोर्ट है, तो 124 से लेकर के 147 तक, और आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि जिसको कैग कहा जाता है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस चैप्टर में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, संसद और सुप्रीम कोर्ट, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले ध्यान देने वाली बात है कि व्यवस्थापिका किसे कहा जाता है। तो व्यवस्थापिका उसे कहा जाता है जो विधि का निर्माण करे। विधि यानी कि जिसको आप लॉ कहते हैं, रूल्स कहते हैं, और संसद की भाषा में उसे एक्ट कहा जाता है। तो जो विधि का निर्माण करे उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा विधायिका। विधायिका शब्द का अर्थ ही क्या है? विधि का निर्माण करने वाली। विधि का निर्माण करने वाली जो बॉडी है वो विधायिका है, या विधि की व्यवस्था करने वाली जो है वो व्यवस्थापिका है। अब देखिए, केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका के अंतर्गत आप किसे रखेंगे? तो केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका के अंतर्गत आप संसद को रखेंगे, क्योंकि संसद ही पूरे देश के लिए विधि का निर्माण करती है। तो केंद्र सरकार की विधायिका के अंतर्गत पार्लियामेंट को रखा जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि संसद 3 चीज़ों से मिलकर के बनी है। संसद किस किस से मिलकर के बनी है? तो नंबर 1 राज्यसभा, राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा जो है ये लोकसभा से मिलकर के बनी है, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपुल। और तीसरा राष्ट्रपति से मिलकर के ये बनी है। और अब ध्यान देने वाली बात कि जो संसद का उल्लेख किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 79 में। तो आर्टिकल 78 तक कार्यपालिका है और आर्टिकल 79 में व्यवस्थापिका है। तो केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका के तहत पार्लियामेंट को रखा जाता है। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में है। और आर्टिकल 80 में जो है वो राज्यसभा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 81 में जो है वो लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 82 में राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति दोनों जगह है। तो राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति के पद का विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत रखा जाएगा संसद को। और जो है न्यायपालिका के अंतर्गत किसको रखा जाएगा? केंद्र सरकार की न्यायपालिका के अंतर्गत, केंद्र सरकार की न्यायपालिका के अंतर्गत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को रखा जाएगा। तो और कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका के अंतर्गत सभी उच्च पदाधिकारी आ जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है। तो नंबर 1 जो है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक है। तो राष्ट्रपति की भूमिका विधि के निर्माण में भी होती है, इसीलिए व्यवस्थापिका के तहत भी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बाद आगे कौन? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट में जो है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 70 तक है। और आर्टिकल 71 की अगर हम बात करें तो 71 में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में कॉमन बात कही गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे इसमें। आगे अगर हम बात करें इसके बाद जो है इसी के अंतर्गत जो है मंत्रिपरिषद को रखा जाता है। मंत्रिपरिषद यानी कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। और मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल में? आर्टिकल 74 में है। और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री जो है वो आर्टिकल 75 के तहत उसके पद का सृजन किया गया है। प्रधानमंत्री के पद का सृजन जो है आर्टिकल 75 के तहत किया गया है। आगे अगर हम बात करें कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री इन दोनों का जो लीगल एडवाइज़र होता है, जिसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी किस आर्टिकल के तहत है? तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत
हैं, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी है। और अब आप इस चार्ट को अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इस चार्ट को ध्यान से देखिए। और अब हम जो है एक एक करके सीक्वेंस में सभी को पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भारत सरकार के जो है कार्यपालिका के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो अब देखिए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पद का सृजन जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक किया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। इसके अलावा अन्य अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जैसे आर्टिकल 123, आर्टिकल 111, आर्टिकल 78, आर्टिकल 85, उनके विषय में भी पढ़ेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 52 में कहा गया है, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, यानी कि एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है और गणतंत्र राष्ट्र में ये कहा गया है कि जो संवैधानिक प्रमुख है वो कोई वंशानुगत नहीं है, बल्कि वो चुना जाता है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र के प्रधान है, वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 52 में कहा गया है। आर्टिकल 53 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, यानी कि कार्यपालिका मेनली किससे मिलकर के बन रही है, कार्यपालिका मेनली मिनिस्टर लोगों से मिलकर के बन रही है, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, इन सब से मिलकर के बन रही है, गृह मंत्री। तो इनका प्रधान जो है राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। लेकिन आपको सबको पता है कि जितने भी मंत्रिपरिषद है उन पर प्राथमिकता किसकी है, प्रधानमंत्री की। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का कैसा प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है, क्योंकि सभी संवैधानिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित किए जाते हैं। आर्टिकल 54 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चयन जो है वो आर्टिकल 54 के तहत है। और आर्टिकल 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति होगी, जिसे एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो रीति जो है आर्टिकल 55 में है, निर्वाचन की रीतियाँ। अब आर्टिकल 56 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि कि राष्ट्रपति जो है कितने समय तक अपने पद को ग्रहण करेगा। तो राष्ट्रपति पद की जो पदावधि है वो आर्टिकल 56 में है। अब हम आगे बात करें कि आर्टिकल 57 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 57 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति का पद सृजित कर लेता है तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति बनने के योग्य होता है, यानी कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो राष्ट्रपति बनने के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, दोबारा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। और अब आर्टिकल 58 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण करेगा उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं आर्टिकल 58 में उनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 59 की अगर हम बात करें
तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति का पद धारण करेगा वो न तो लोकसभा, राज्यसभा और न किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होगा। डिटेल में हम पूरा पढ़ेंगे। आर्टिकल 60 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो आर्टिकल 60 में उसका उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से आगे देखिए हम कि आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 61 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है इम्पीचमेंट, वो आर्टिकल 61 में उसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 62 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 62 ये कहता है कि अगर 3 कारण ही होते हैं, नंबर 1 आकस्मिक मृत्यु, नंबर 2 महाभियोग की पुष्टि और नंबर 3 स्वेच्छा से त्यागपत्र। अगर इन 3 कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति का पद भरा जाएगा। तो 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति का पद भरा जाएगा। ये कहा गया है आर्टिकल, राष्ट्रपति का पद अनिवार्य रूप से भरा जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 62 में। तो इस प्रकार से आप देखें कि आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। और अब इन्हीं आर्टिकलों को आपने डिटेल से पढ़ना है। तो इसको याद करने का हम आपको तरीका भी बताते हैं ताकि आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाए। तो देखिए, जैसे राष्ट्रपति का पद कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। तो आप इमेजिन कीजिए कि भाई यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 52 to 62, बात ख़त्म। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 52 में कहा गया है कि एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है जब उसको बनाया जाएगा तो भाई प्रमुख बनाया जाएगा। किसका प्रमुख बनाया जाएगा? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का, लेकिन कैसा? नाम मात्र का। तो अब आगे देखिए, तो इसमें याद रखिएगा कि च से 54, तो च से चयन, और चयन को ही निर्वाचन कहा जाता है। तो राष्ट्रपति पद का चयन। आगे बात करें हम 55, तो 55 को हम तोड़ सकते हैं 5 और 5 में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और नीतियाँ, तो आप ऐसे में याद कर सकते हैं कि 5 साल की 2 छोटी बच्चियां हैं, एक का नाम रीति है, एक का नाम है नीति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति और नीतियाँ। आगे देखिए, ये है 5 और ये है 6, तो 5 और 6 से मिलकर के बनता है 56। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का पद धारण करेगा, आर्टिकल 56 पे ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का पद धारण करेगा तो वो 5 साल के लिए रहेगा, और देश में अगर इमरजेंसी लग जाएगी तो उसके पद को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से आप कनेक्टिविटी करके इनको याद कर सकते हैं। आगे देखिए 57, तो 57 में लास्ट में 7 है, 7 यानी कि हमारे साथ है। तो हमारे साथ राष्ट्रपति कब है? जब वो दोबारा निर्वाचन हो जाएगा, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। और जब पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर योग्यताएं हैं। तो अगले आर्टिकल में उसकी योग्यताएं हैं 58 में। 59 की अगर हम बात करें तो 59 ऐसे लिखा जाता है 59, तो इस तरह से याद कर लीजिए कि उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने शर्तें रख दी। तो उन लोगों ने शर्तें रख दी। 59 में जो है शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद की शर्तें। और 100 से 60, तो 100 से ही क्या है? 100 से ही शपथ है। तो शपथ है, तो राष्ट्रपति पद की शपथ। अगर 1 लाइनर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति पद की शपथ संविधान के किस आर्टिकल में कही गई है, तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 60 में शपथ कही गई है। तो आपका एग्ज़ाम में माइंड में क्लिक हो जाएगा कि 100 से 60, तो 100 से शपथ, राष्ट्रपति के पद की शपथ। अब आर्टिकल 61 की अगर हम बात करें तो 61 में जो है एक की आकृति 1
उंगली उठी हुई दिखाई दे रही है। उंगली उठाना का मतलब क्या है? उंगली उठाने का मतलब है महाभियोग लगाना, दोषारोपण लगाना। तो आप ऐसे में याद कर सकते हैं कि उंगली 61 में उठी है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। और आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति 3 कारणों से राष्ट्रपति का पद समाप्त खाली हो जाता है, समाप्त नहीं खाली हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी राष्ट्रपति बनने के लिए। लेकिन वो कितने समय तक राष्ट्रपति का पद धारण करेगा? मैक्सिमम 6 महीने तक। तो आज का वीडियो हम इतना ही बना रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में आप कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू।